हेलो दोस्तों, क्या करेंगे आप अगर आपको आपकी नई नौकरी में पहले ही दिन नाइट शिफ्ट दे दी जाए, वो भी एक अजीबोगरीब भयानक जगह पर जिसका माजी बहुत भयानक रहा हो। ऐसी ड्यूटी जो सिर्फ आपने देनी हो और आपके अलावा वहाँ पर कोई भी ना हो। हम आज एक मूवी डिस्कस करने वाले हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर को उसका पहला काम पुलिस स्टेशन में नाइट शिफ्ट के तौर पर मिला, जो बिल्कुल खाली है, वीरान। ये इस स्टेशन की आखिरी रात है जो अगले दिन से हमेशा के लिए बंद हो जाने वाला है। इस स्टेशन का एक खौफनाक पास्ट रहा है। चले देखते हैं आगे क्या होगा। इस मूवी का नाम है द लास्ट शिफ्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो तारीफ के तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि ऐसे ही और दिलचस्प वीडियोस आपको दिखती रहें। चलते हैं मूवी की तरफ, जहां हम जेसिका नाम की लड़की से मिलते हैं जो नई पुलिस ऑफिसर थी और उसे अपनी पहली ड्यूटी के लिए पुलिस स्टेशन में नाइट शिफ्ट करनी थी। वो वहां पर जाकर रुकती है तो उसकी माँ की कॉल आती है जिस पर वो उसे वहां पर शिफ्ट करने से रोकती है, मगर क्योंकि वो अपनी जॉब को लेकर बहुत पैशनेट थी तो वो उसकी बात को इग्नोर करके कॉल कट कर देती है। वो स्टेशन में जाती है जो बिल्कुल खाली था। उसे वहाँ एक आदमी नजर आता है जो काफी फ्रस्ट्रेट नजर आ रहा था। जब वो आवाज लगाती है तो वो उसे गुस्से में पीछे मुड़ने को कहता है। वो आदमी सार्जेंट कोहेन था जो जेसिका का रिपोर्टिंग एजेंट था। वो जेसिका के पास आकर उसे बताता है कि एक नया पुलिस स्टेशन बनाया गया है और इस स्टेशन का सारा स्टाफ वहाँ शिफ्ट हो गया है। जेसिका भी कल से वहीं काम करने वाली है, बस आज की रात उसे यहाँ ड्यूटी करनी होगी। वो बताता है कि 911 से रिलेटेड तमाम कॉल्स नए स्टेशन आएंगे। यहाँ 911 का कोई कॉल नहीं आ सकता, उसे बस अपनी शिफ्ट पूरी करनी है। ये ऑफिसर अपना कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस भी जेसिका को दे देता है ताकि किसी जरूरत में राब्ता करना हो तो वो कर सके। अब ऑफिसर जेसिका को किचन और कैदियों का होल्डिंग सेल भी दिखाता है और वो बताते हैं कि तुम्हें यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। जेसिका पूछती है कि किसी सिक्योरिटी की बजाय उसे क्यों खाली पुलिस स्टेशन की ड्यूटी दे दी गई है और वो क्यों नहीं नए पुलिस स्टेशन में गई, जिसके जवाब में वो बताता है कि बाहर की सिक्योरिटी रखना सख्ती से मना है। ये काम स्टेशन के ही किसी पुलिस ऑफिसर को करना पड़ता है। अब वो उसे एक एविडेंस रूम में ले जाता है जहाँ सामान पड़ा था जो बेकार था, जो अभी तक उठाया नहीं गया था। इस सामान को रात 10 से 4 बजे के बीच टीम उठाने आएगी। ऑफिसर जेसिका को सीरियस होकर ऑर्डर देते हैं कि ये स्टेशन किसी सूरत खाली मत छोड़ना और कहता है कि उसकी शिफ्ट खत्म होते ही वो यहाँ आ जाएंगे। रात के 8 बज रहे थे। वो बैठी अपनी बुक पढ़ रही थी, तभी हॉलवे में लाइट टिमटिमाती है। वो उसे चेक करने जाती है तो उसी लम्हे स्टेशन में कॉल आती है जिस पर डरी हुई लड़की रो रही थी कि मैं फंस गई हूँ, मुझे बचा लो, वो सब लोग मर गए होंगे। जेसिका इससे इसका एड्रेस पूछती है, तभी कॉल कट हो जाती है। जेसिका न्यू स्टेशन कॉल करके उस कॉल के बारे में बताती है तो वहाँ का ऑफिसर जेसिका को कहता है कि उसे कॉल तो आ ही नहीं सकती क्योंकि 911 की सब कॉल्स को न्यू स्टेशन डाइवर्ट कर दिया गया है, मगर फिर भी उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो वो जरूर बताएगा। तभी उसे एक आवाज आती है। चेक करने पर कुछ नहीं मिलता। इसी चक्कर में 10 बज चुके थे। वो किचन में बैठे डिनर कर रही होती है, तभी उसे मुंह में बाल महसूस होता है जिसे जितना निकालती है वो उतना ही लंबा होता चला जाता है, जिससे घिन खाकर वो उल्टी कर देती है और बचा हुआ सैंडविच भी कचरे में फेंक देती है। उसे तभी मेन डोर पर नॉक करने की आवाज आती है। चेक करने पर कुछ नहीं मिलता तो वो वापस अंदर आती है जहाँ एक बंदा खड़ा था जो पता नहीं कैसे अंदर घुस गया था और अजीब हालत में था, जैसे उसे होश ही ना हो, और वो वहाँ गंदगी करने लगता है तो जेसिका उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। वो उस गंदगी को साफ करके बाथरूम में हाथ धो रही होती है, जिस दौरान उसे पाइप्स में से म्यूजिक की आवाज आती है, जिसका पीछा करते हुए वो मेंस टॉयलेट में पहुंच जाती है जहां हर गटर में काले रंग का लिक्विड भरा हुआ था जिससे शदीद बदबू आ रही थी। अब वो एक लॉकर रूम में पहुंच जाती है जहां उसे एक लॉकर में अपने बाबा और बचपन की तस्वीर मिलती है। वो उसे वापस रखकर मुड़ती है तो सब लॉकर खुले हुए थे, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। तभी स्टेशन पर फिर से कॉल आती है। इस बार फिर वही लड़की थी जो अपना नाम मोनिका बताती है। वो डरते हुए अजीब सी बातें कर रही थी, मगर फिर अधूरी बात करके कॉल कट कर देती है। दोबारा एक कॉल आती है जिस पर हैजमेट टीम का बंदा था जो एविडेंस कलेक्ट करने आने वाले थे। वो बताता है कि वो लेट हो गए हैं, मगर 4 बजे से पहले टीम वहाँ पहुँच जाएगी। 11:30 तो हो चुके थे। तभी वो न्यू स्टेशन कॉल लगाकर मोनिका के बारे में बताती है तो वहाँ का ऑफिसर उसे फिर से वही बात कहता है कि 911 की कॉल्स तो वहाँ आ ही नहीं सकती। मोनिका शायद ओल्ड स्टेशन
के नंबर पर स्पेसिफिकली कॉल कर रही है। अगली बार उसकी कॉल आए तो उसे कहना कि 911 को डायल करे। अब स्टेशन में अजीब और गरीब हरकत शुरू हो जाती हैं, जैसे जेसिका के पीछे मेटल शेल्व्स हिलने लग जाती हैं। जब वो उसे ठीक करके वापस आकर बैठती है तो वो शेल्व्स आपस में जोर से जा लगती हैं और तोड़फोड़ होने की आवाजें भी आने लगती हैं। वो एक अंधेरे कमरे में आवाजों के पीछे जाती है जहाँ उसे वही होमलेस बंदा दिखाई देता है जो वहाँ बॉक्सेस में से कुछ ढूंढ रहा था। वो उसे पकड़कर हथकड़ी लगा देती है और होल्डिंग सेल में ले जाती है। तभी वहाँ का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और लाइट्स भी बंद हो जाती हैं। बाहर से लड़कियों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। जेसिका काफी डर चुकी थी। तभी वो आदमी अंधेरे में जेसिका से लड़ने लगता है, मगर वो उसे टेजर मारकर गिरा देती है। रात के 12 बज चुके थे। अब वो अपनी फ्लैश लाइट से दरवाजा ढूंढने लगती है। तभी उसे दरवाजा मिलता है जिसकी खिड़की पर अचानक एक आदमी आ जाता है जिसके चेहरे पर स्टार बना होता है खून से। डर के मारे उसकी लाइट गिर जाती है उसके हाथ से, जिसे कोई उठाकर उसी पर रोशनी डालने लगता है। जेसिका को लगता है कि ये वही होमलेस आदमी है जो जाग गया है, मगर वो शख्स जब टॉर्च उस होमलेस आदमी पर मारता है तो जेसिका को पता लगता है कि होमलेस आदमी तो अभी भी बेहोश ही है, ये तो कोई और ही है। तभी अचानक जेसिका के पीछे 2 लोग हमें दिखाई देते हैं जिनका मुंह प्लास्टिक बैग से ढका हुआ था। उनके गले में फंदा था, चेहरों पर ब्लैक मैजिक के सिंबल थे और मुंह में वही काला लिक्विड लगा हुआ था। तभी लाइट्स वापस ऑन हो जाती हैं और दरवाजा भी खुल जाता है। वो होमलेस आदमी वहीं पर बेहोश पड़ा था। जेसिका जल्दी से वहाँ से बाहर चली जाती है और उस कमरे को लॉक कर देती है। अब वो काफी ज्यादा डर चुकी थी, मगर वो हिम्मत नहीं हारती। वो वापस टेबल पर जाकर बैठ जाती है और सार्जेंट कोहिन को कॉल करके सब बताने की कोशिश करती है, मगर उसको तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, तो वो उसको क्या ही बताती। खैर वो बहाने से कॉल को कट कर देती है और कुर्सी पर टेक लगाती है। उसकी नजर सीलिंग पर पड़ती है जहाँ खून से MOS लिखा था, जिसे उल्टा करे तो SOW बनता है। उसे लगता है कि पुलिस स्टेशन में कोई घुस आया है जिसने छत पर ये लिखा है। वो जाकर सब दरवाजे लॉक कर देती है। वो पीछे का दरवाजा लॉक करने जाती है तो उसे वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम मैरीगोल्ड था स्मोकिंग करते हुए दिखती है। वो बताती है कि एक रात उसे होल्डिंग सेल में रखा गया था, तब वहाँ 3 लोगों को साथ की सेल में लाया गया था। इस फैमिली को पेमोन फैमिली बोलते थे। वो मेंशन फैमिली जैसा बनना चाहती थी। इन्होंने कुछ लड़कियों को किडनैप करके कत्ल किया था। जेसिका कहती है हाँ, और इस फैमिली को मौके वारदात पर ऑफिसर्स ने मार दिया था। मेरे बाबा भी उन ऑफिसर्स में से एक थे जो उस इंसिडेंट में मारे गए थे। मगर मैरीगोल्ड कहती है कि नहीं, ये झूठ है, उन्हें नहीं मारा गया था, उन्हें तो पुलिस स्टेशन लाया गया था और मेरे साथ के सेल में रखा गया था। मैं डर कर सारी रात नहीं सो पाई। वो फैमिली पूरी रात एक गाना गुनगुनाते रहे और फिर मैरीगोल्ड वो गाना गाने लगती है। जेसिका को याद आता है कि ये तो वही गाना है जो उसने बाथरूम में सुना था और स्टेशन में ये गाना हल्का हल्का सुनाई देता रहता है। मैरीगोल्ड मजीद कहती है कि इन तीनों ने उस रात बेडशीट्स को रस्सी बनाकर खुद को फंदा लगा लिया था और अगली सुबह तो उनके जिस्म सेल में मिले ही नहीं थे। मैरीगोल्ड ये कहकर चली जाती है और जेसिका अंदर चली जाती है। अंदर सब बहुत खराब हो चुका था, अजीब चीजें बढ़ चुकी थी। अंदर सब टीवी एकदम खुद ब खुद चल पड़ते हैं, जिस पर उन तीनों लोगों का इंटरव्यू चलने लगता है। उनकी कहानी उन इंटरव्यू से समझ आती है कि ये कोई कल्ट जैसा था जिसका लीडर माइकल था, माइकल पेमोन, और साथ 2 लड़कियां थी। उसने ये कल्ट बनाया था, वो डेविल वर्शिपर्स थे। फिलहाल हमें इन तीनों का बताया जाता है कि इन्होंने कई लड़कियों को किडनैप करके उन पर रिचुअल परफॉर्म करके उनको सैक्रिफाइस कर दिया था। एंड में वो कहता है कि वो दोबारा आएगा और सबको खत्म कर देगा। तभी चेयर्स हिलने लगती हैं और हम उन चेयर्स पर उन तीनों की झलक देख सकते हैं। स्टेशन पर दोबारा मोनिका की कॉल आती है। जेसिका उसे बार बार 911 को कॉल करने को कहती है, मगर वो बार बार उसे सिर्फ एक ही बात कहती रहती है कि मुझे बचा लो। जेसिका उससे उसका लास्ट नेम और उम्र पूछती है। वो उसे अपना लास्ट नेम बताती है और बताती है कि वो 17 साल की है। जेसिका उससे पूछती है कि तुमने कोई माइकल पेमोन का नाम सुना है? वो कहती है हाँ, मैं उसे जानती हूँ, और बताती है कि मेरे साथ वाली सब लड़कियां मर गई हैं। और फिर मोनिका की तरफ से वही गाना सुनाई देता है और कॉल कट हो जाती है। जेसिका फौरन न्यूज स्टेशन कॉल करती है और सब बताती है, मगर वो उसकी बात इग्नोर करके उसे कोई नंबर देकर इन्फो निकालने बोलता है। अब बैकग्राउंड में वही गाना तेजी से बजने लगता है तो वो चेक करने जाती है तो उसे एक रूम में अजीबोगरीब कुछ फील होता है कि सारी चेयर्स एक दूसरे पर रख दी गई हैं एकदम। यहाँ उसे डाउट होता है कि मे बी उसके साथ प्रैंक किया जा रहा है न्यूज स्टेशन के ऑफिसर्स की तरफ से, क्योंकि वो नई है और नए लोगों के साथ प्रैंक होता ही है।
तभी मेन डोर की बेल बजती है जहाँ ऑफिसर प्राइस मौजूद था। वो उसे चेक करने आया था। वो जेसिका के पूछने पर कहता है कि नहीं, हम तुमसे कोई प्रैंक नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं है। वो कैजुअल बात करते हैं मगर वो उससे किसी बात का जिक्र नहीं करती। वो बताता है कि जैसे ही उसे पता लगा कि जेसिका को यहाँ भेजा गया है तो वो छुपके से मिलने आ गया। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बाबा को जानता था। इनफैक्ट जिस रात पेमॉन फैमिली वाला इंसिडेंट हुआ था वो उसके बाबा के साथ ही था। वो क्राइम सीन पर वक्त से पहले पहुंच गए थे। वहाँ बहुत सी लड़कियों को बचाने की कोशिश भी की थी उन्होंने, जिस दौरान 2 ऑफिसर्स मारे गए थे। अब वो वापस जाने को मुड़ता है तो उसके सर के पीछे का हिस्सा उड़ा हुआ था और उसका दिमाग तक नजर आ रहा था। वो ऑफिसर मेन डोर की तरफ बढ़ता है। अब जेसिका को कुछ समझ नहीं आई होती कि ये उसके साथ हुआ क्या है, ये उसकी आंखों का धोखा था या हकीकत। वो उसके पीछे जाती है मगर वो उसे नहीं मिलता। वो समझती है कि शायद वो स्टेशन के अंदर चला गया है क्योंकि स्टेशन के अंदर से आवाजें भी आ रही थी। तो वो अंदर उसे ढूंढने जाती है तो उसे माइकल का जिस्म नजर आता है जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो डरकर एक कोने में छुप जाती है और गन निकालकर इधर उधर चेक करने लगती है। तभी उसे वहाँ वही होमलेस इंसान चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मुझे बचा लो, बाहर निकालो मुझे इस होल्डिंग सेल से। उसके पीछे जेसिका को वही 3 लोग नजर आते हैं जो खुद को फंदा लगाए हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैरी गोल्ड ने बताया था। वो डर जाती है। उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये उसको हेलुसिनेशंस हो रही हैं या ये हकीकत है जो उसे नजर आ रही है। वो उस बंदे को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वो हॉलवे में चेक करने लगती है जहाँ हम उसके पीछे एक लड़की का घोस्ट देखते हैं। म्यूजिक फिर से बज रहा था जिसका पीछा करते वो एक रूम में घुस जाती है जहाँ उसे 7 लड़कियाँ वो गाना गाते दिखाई देती हैं जो शायद ये गाना शैतान के लिए गा रही थी। वो सब एकदम उसकी तरफ देखती हैं। अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और वो लड़कियां भी गायब हो जाती हैं। वो वहाँ से भागकर सार्जेंट कोहिन को कॉल लगाती है और सब बता देती है मगर वो इसी पर गुस्सा करने लगता है और इसी को ब्लेम करता है कि उसकी काबिलियत ही नहीं है कि वो ड्यूटी पूरी करे। वो उसे कहता है या तो तुम आज अपनी ड्यूटी पूरी करोगी वरना रिजाइन दे दो। अब क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि ये चल क्या रहा है तो वो रिजाइन तो देने से रही, वो भी ड्यूटी के पहले ही दिन। तो वो ऐद कर लेती है कि वो आज किसी भी तरह इस ड्यूटी को पूरा तो करेगी। वो न्यूज स्टेशन कॉल लगाती है जहाँ ऑफिसर उसे बताता है कि मोनिका तो पेमॉन फैमिली की लास्ट विक्टिम थी जिसे उस फैमिली ने सबसे लास्ट में खत्म किया था और उसके बाद वो पकड़े गए थे और वो पूरे 1 साल पहले मारी गई थी। उसकी बॉडी भी जंगल में मिली थी। अब वो ऑफिसर उसे असल हकीकत बता देता है कि नया स्टेशन बनाया ही इसलिए गया था कि उस रात पेमॉन फैमिली ने मिलकर एक साथ उस दिन खुद को फंदा लगा लिया था कोई रिचुअल करते हुए, जिसके बाद से ये सब शुरू हो गया। सब ऑफिसर्स और कैदियों को वही सब दिखने लगा जो जेसिका को दिख रहा है और सुनाई दे रहा है। शुरू में तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी थी मगर वक्त के साथ बढ़ती गई, इसलिए नया स्टेशन बनाया गया। अब क्योंकि सब लोग नई जगह शिफ्ट हो गए हैं तो इसके बाद से इस बारे में कोई बात नहीं करता, सब इग्नोर करते हैं। अभी ऑफिसर और भी कुछ बता रहा था जेसिका को, तभी जेसिका को हॉलवे में कुछ नजर आता है। वो कॉल छोड़कर जाती है जहाँ उसे अपने बाबा की फोटो मिलती है उस रात की और बाकी 7 लड़कियों की भी, साथ ही उसे ऑफिसर प्राइस की भी जो उससे मिलने आया था। अब लॉबी में उसे तस्वीरों का ढेर मिलता है, ये सब उस फैमिली के विक्टिम थे। अब एक जोरदार आवाज आती है जिससे उसके कान दुखने लगते हैं और सब तस्वीरों में आग लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। उसकी आंख उसकी माँ की कॉल से खुलती है जो उससे माफी मांग रही थी और उसे बताती है कि वो डरी हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी पुलिस ऑफिसर बने और नौकरी करे पुलिस स्टेशन में। शायद वो अपने शौहर की मौत के बाद खौफजदा हो चुकी थी। तभी जेसिका को एहसास होता है कि उसकी गन मिसिंग है और उसे वहाँ पर एक लड़की भी नजर आती है जिसको रोकने के दौरान वो लड़की जेसिका को मारकर बेहोश कर देती है और एक कमरे में ले जाती है। जब जेसिका को होश आता है तो उसके सामने लड़की बैठी हुई थी जिसके पास उसकी गन थी। वो कहती है कि तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम्हें इस सब में हिस्सा लेने का चांस मिल रहा है। मगर जेसिका उससे पूछती है कि तुम सच में हो या मेरा वहम हो। वो लड़की बताती है कि वो माइकल पेमॉन की फॉलोअर है और वो उसके लिए इतनी दीवानी है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। वो नाराज भी थी माइकल पेमॉन से कि माइकल जाते वक्त उन 2 लड़कियों को साथ लेकर खुद को खत्म कर लिया मगर वो मुझे लेकर ही नहीं गया, जिस पर वो नाराज है। वो आज पूरा 1 साल होने पर माइकल पेमॉन की डेथ एनिवर्सरी मनाने आई है और तभी वो उस गन से खुद को खत्म कर लेती है। अब जेसिका अपनी गन लेकर बाहर जाती है जहाँ उसे फिर से मोनिका की कॉल आती है जिसे वो कहती है कि मोनिका तुम मर चुकी हो, जिसे सुनकर मोनिका अजीब तरीके से हंसने लगती है और जेसिका के पास की टेबल हिलने लगती है जिसके नीचे से एक लड़की बाहर आती है जो जाहिर है भूत थी। वो जेसिका के पीछे लग जाती है। जेसिका भागकर पीछे मौजूद मेटल शेल्व्स में छुप जाती है। वो घोस्ट उसे ढूंढ लेती है और एकदम गायब हो जाती है। अब जेसिका भागकर स्टेशन का मेन दरवाजा खोलने की कोशिश करती है मगर कामयाब नहीं होती। वो उस दरवाजे पर गोलियां चलाती है मगर उसका कांच टस से मस नहीं होता। अब उसे अपने पापा की
कॉल आती है जो उसे कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू। वो कहते हैं कि मैंने इस जॉब के लिए अपनी जान दे दी, तुम बहुत खुश नसीब हो जो स्टेशन में हो, तुम इस स्टेशन को छोड़कर कहीं मत जाना। वो इसे कहते हैं कि जिस आदमी ने मेरी जान ली वो अभी भी इस बिल्डिंग में ही मौजूद है, उसका तुम्हें कुछ तो करना ही होगा। अब एक आदमी जेसिका के पास से गुजरता है जो वही गरीब आदमी था। वो उसे रोकती है जो खौफनाक हो चुका था। लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। जब लाइट्स वापस आती हैं तो वो गायब हो चुका था। वो उस होल्डिंग सेल की तरफ भागती है जिसमें वो देखती है उस गरीब इंसान ने खुद को फंदा लगा लिया हुआ था और दीवारों पर खून से द किंग ऑफ हेल लिखा हुआ था। अब जेसिका को विजन आता है उस रात का कि पेमोन फैमिली ने खुद को फंदा लगाया था। देखते देखते पेमोन फैमिली ख्याल से निकलकर हकीकत में जेसिका की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। वो डरकर भागती है जहाँ उसे ऑफिसर प्राइस दिखता है जो अपनी उंगलियों को गन की तरह बनाकर खुदकुशी कर लेता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने उस दिन खुदकुशी की थी। खौफ के मारे वो फिर से भागती है। तभी उसे डोर पर अपनी और बाबा की पिक लगी हुई नजर आती है। तभी कॉल पर वो उसे कहते हैं सबको मारने के लिए कि सबको मार दो। वो बाहर मेन दरवाजे की तरफ चली जाती है जहाँ उसे अजीब लोग नजर आते हैं जिन पर वो गोलियां चलाती है। उसे लगता है कि ये पेमोन फैमिली के मेंबर्स हैं तो वो उन्हें गोलियां मारने लगती है और फिर एविडेंस रूम में जाती है जहाँ सब एविडेंस मटेरियल गायब थे। अब तक लाइट्स वापस नहीं आई थी, ये सब अंधेरे में ही हो रहा था, मगर वो अपनी फ्लैश लाइट में सबको ढूंढ रही थी और वो एक एक करके सबको गोली मारना शुरू करती है। जब वो दरवाजे से बाहर निकलते हुए आदमी को गोली मार देती है तो अचानक से उसे पीछे से गोली लगती है जो उसे सार्जेंट कोहिन ने मारी थी। अब जेसिका को हकीकत नजर आने लगती है कि जिसे उसने गोली मारी वो कोई कल्ट का मेंबर नहीं था बल्कि हैजमेट टीम का बंदा था जो एविडेंस लेने के लिए आया था। वो शॉक हो जाती है और टूट जाती है। पूरे 4 बज चुके थे। सार्जेंट उसके लिए मेडिकल हेल्प बुलाते हैं। जेसिका भी अब वही गाना गुनगुना रही थी और उसे पेमोन फैमिली के 3 लोग दिखाई देते हैं और वो मारी जाती है।